बॉल तूने फेंकी है तो तू लेकर आ। वो तो गलती से चली गई, मगर मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। मुझे बॉल दे, नहीं तो मेरी मम्मी गुस्सा करेगी। यदि मैं उस घर में गया तो मेरी मम्मी गुस्सा करेगी। तो फिर मैं तेरी मम्मी को ही बोल दूंगा कि तूने मेरी बॉल उस घर में फेंक दी है। अरे नहीं नहीं, ऐसा करते साथ में चलते हैं उस घर में और हम बॉल लेकर आ जाएंगे। दोनों बच्चे साथ में बॉल लेने के लिए उस घर में दाखिल हुए और बगीचे में बॉल ढूंढने लगे। देख, वो बॉल वहाँ पर है। बॉल को देख दोनों के चेहरे पर चमक आ गई। जैसे ही वो बॉल के पास पहुँचे, वहाँ पर एक लाश थी। ये घर बंद है, शायद इसी बात का फायदा उठाकर ये लाश यहाँ डिस्पोज की गई है। आसपास के लोगों से पता करने की कोशिश करो, शायद उन लोगों ने किसी अजनबी को यहाँ आते जाते देखा हो। लाश की हालत बहुत खराब है। इसके अस्त व्यस्त कपड़ों को देखकर लग रहा है शायद इसके साथ कोई जोर जबरदस्ती की गई हो। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, मगर लाश को देखकर लग रहा है कि कम से कम 3-4 दिन पुरानी है। इस लड़की को देखकर लग रहा है कि शायद 18 से 20 साल के बीच की उम्र होगी। आसपास के पुलिस स्टेशन में पता करने की कोशिश करो। पता करो इसके उम्र की लड़की की कोई मिसिंग कंप्लेन तो नहीं दर्ज हुई है। देखो शायद इस लाश के पास कोई आईडी वगैरह मिल जाए। सर, लाश के पास कोई भी आईडी नहीं मिली है और शरीर पर भी कोई ऐसा निशान नहीं है जिससे इसकी पहचान हो सके। कोई भी क्लू न मिलने पर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। अब तो डॉक्टर दास ही इसके बारे में कुछ बता सकते हैं। उनकी रिपोर्ट का वेट करते हैं। सभी लोग अलग अलग तरह से लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी डॉक्टर दास ने सभी को लैब। इस लड़की की मौत करीब 5 दिन पहले हुई है और मारने से पहले इसके साथ गैंग रेप हुआ। ओह माय गॉड! सिर्फ इतना ही नहीं, इसके स्टमक की हालत देखकर तो लग रहा था कि इसे मारने के 8-10 दिन पहले से खाना भी नसीब नहीं हुआ। आंतें सिकुड़ गई थी, हाथ और पैरों पर भी रस्सी के निशान थे। इसका मतलब इसे मारने से पहले बांध कर रखा गया था। मतलब ये लड़की रेप के दौरान बाय चांस नहीं मरी, इसे मारने का प्लान पहले से ही था। कोई ऐसा क्लू मिला जिससे हम इस लड़की की पहचान कर पाए? पहचान को छुपाने के लिए इस लड़की का चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया गया है। चेहरे से उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल है। इस लड़की के हाथ पर बटरफ्लाई का टैटू है, जो इसने अपने बर्थ मार्क को छुपाने के लिए बनवाया था। और जो ये टॉप पहनी है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की सिल्क का है, जो इस शहर में कुछ खास दुकानों पर ही मिलता है, या हो सकता है विदेश से मंगवाया गया हो। ये दोनों क्लू से तो इस लड़की के बारे में पता करना घास के ढेर में से सुई ढूंढने की जैसा है। इस शहर में तो ना जाने कितने टैटू आर्टिस्ट होंगे और क्या पता यहाँ पर बनवाया होगा या फिर कहीं और। इस टॉप की शॉप के बारे में पता भी कर लें तो इसकी खरीदारी अगर कैश से की गई होगी तो कोई क्लू नहीं मिलेगा। बात तो तुम्हारी सही है, मगर कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। और एक चीज है, इस लड़की को पियर्सिंग का बहुत शौक था। कान में 3 जगह पियर्सिंग करवाने के साथ साथ इसने नाक में भी 2 जगह पियर्सिंग करवाई है। अजय और रविकांत, तुम दोनों सारे टैटू आर्टिस्ट के पास जाकर पता करने की कोशिश करो कि किसी ने निशान छुपाने के लिए बटरफ्लाई वाला टैटू बनवाया था क्या। और शैला, तुम और रोमा दोनों मॉल और बड़े शोरूम्स में जाकर इस टॉप के ग्राहक का पता करने की कोशिश करो। स्वामी, तुम इसकी खबर न्यूज़पेपर में दो और सभी पुलिस स्टेशन में अलर्ट कर दो कि यदि किसी लड़की की गुमशुदा होने की रिपोर्ट आए तो तुरंत हमसे संपर्क करें। एसीपी रंधावा के कहने पर पूरी टीम अपने काम में लग गई। अजय और रविकांत ने गली कूचे के छोटे छोटे टैटू आर्टिस्ट से भी पता करने की कोशिश की, मगर कोई भी उसके बारे में सही जानकारी नहीं दे पाया, क्योंकि उनके अनुसार अक्सर लोग अपने बर्थ मार्क या किसी मार्क को छुपाने के लिए ही टैटू बनाते हैं। दूसरी तरफ शैला और रोमा दोनों ही अलग अलग दुकानों पर भटक रही थी। फिर एक मॉल में एक शॉपकीपर ने उस टॉप को पहचाना और कहा कि ये उसी की दुकान का है, मगर जब बिल चेक किया गया तो टॉप कैश में खरीदा गया था।
इसीलिए खरीदार के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। आज पूरे 2 दिन हो गए हैं, मगर हमें अभी तक कोई भी सही जानकारी नहीं मिल पाई। अब तो केवल न्यूज़पेपर पर ही भरोसा है। शायद कोई इसके बारे में पढ़कर हमसे संपर्क करे। एसीपी रंधावा केस के बारे में सोच रहे थे, तभी स्वामी ने आकर बताया कि कोई लड़की उनसे मिलना चाहती है। कोई लड़की मुझसे मिलना चाहती है? क्या काम हो सकता है? बुलाओ उसे। वो बोल रही है शायद वो उस गुमनाम लड़की को जानती है। फिर तो तुम्हें उसे रोकना ही नहीं चाहिए था। उसे तुरंत लेकर आओ। एसीपी के कहने पर इंस्पेक्टर स्वामी उस लड़की को लेकर ब्यूरो के अंदर आ गए। वहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर वो लड़की थोड़ा सा घबरा गई। तब शैला ने बातों से उसे रिलैक्स किया और उस लड़की से पूछताछ शुरू की। मुझे लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी हॉस्टल में रहने वाली मेघा थी, जो पिछले कुछ दिनों से हॉस्टल से घर जाने का कहकर निकली थी। उसके ही कान में 3 जगह पर पियर्सिंग और नाक में 2 जगह पर पियर्सिंग थी। अगर वो घर जाने की बात कहकर वहां से निकली थी, तो जब वो घर नहीं पहुंची तो उसके घर वालों ने भी पुलिस को खबर नहीं की। उसके घर का कोई कांटेक्ट नंबर है? वो तो हॉस्टल से मिल सकता है। उस लड़की का बयान लेकर सीआईडी टीम हॉस्टल पहुंची। वहां पर उसके कमरे की छानबीन की तो कुछ महंगे परफ्यूम, वॉच और इम्पोर्टेड चॉकलेट्स मिली। हॉस्टल में पूछताछ की तो पता चला कि वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। फिर मिडिल क्लास की होकर इतने स्टाइलिश कपड़े और इतना महंगा सामान कैसे अफोर्ड कर पा रही थी? घर वालों को फोन लगाया गया तो डीएनए रिपोर्ट मैच होने के बाद उन्होंने और चौंकाने वाली बात बताई। वो कुछ दिन पहले घर से ये कहकर निकली थी कि वो इस तरह का जीवन नहीं जी सकती और अपने बॉयफ्रेंड के साथ हमेशा के लिए जा रही है। उसने हम लोगों से रिश्ता तोड़ लिया था। हमें नहीं पता कि उसकी मौत कैसे और कब हुई। तो ये सब प्यार और धोखे का चक्कर था। अजय, उस लड़की की कॉल डिटेल्स मंगवा लो और पता करने की कोशिश करो कि ये आशिक कौन है जिसने मेघा की ये दशा की। उसे हर हाल में पकड़कर ब्यूरो लेकर आओ। इंस्पेक्टर अजय और रविकांत ने मिलकर जब उसके मोबाइल की डिटेल निकाली तो शहर के जाने माने रईस सिन्हा जी का कॉल सबसे ज्यादा उसके मोबाइल पर आता था। जिस हॉस्टल में मेघा रहती थी वो उस हॉस्टल के ट्रस्टी भी थे। वो उनको लेकर ब्यूरो आ गए। देखिए सर, मेरे हॉस्टल की लड़की के साथ बुरा हुआ है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे इस मामले में घसीटे। आपको देखकर तो लगता है कि आपकी उम्र करीबन 50 साल होगी। फिर 17-18 साल की लड़की से आप घंटों फोन पर क्या बातें करते थे? वो मेरा पर्सनल मैटर है। टू हेल विद योर पर्सनल मैटर। सच सच बताओ वरना हमें सच्चाई उगलवानी आती है। मेरे वकील को बुलाओ, मैं आप लोगों से कोई बात नहीं करूंगा। अजय ने गुस्से में आकर उसे 2-4 थप्पड़ लगाए तो वो बोला, हॉस्टल के एक फंक्शन में मैं मेघा से मिला था। वो बहुत महत्वाकांक्षी थी। उसे जल्दी पैसे कमाने थे। मैंने उसे महंगे तोहफे देकर बहला लिया। वो घर छोड़कर मेरे पास भी आ गई थी, मगर जिस मकसद से मैंने उसे दाना डाला था उसने कॉल गर्ल बनने से मना कर दिया और वापस अपने घर जाना चाहती थी। मगर मैंने उसे अपने घर में बंद करके खाना पीना नहीं दिया। सोचा भूख से तड़पेगी तो अपने आप लाइन पर आ जाएगी। मगर जब वो तैयार नहीं हुई तो मैंने अपने नौकरों से इसकी अकल ठिकाने लगाने के लिए कहा, मगर वो सब बेवकूफ निकले और उनकी लापरवाही के कारण वो मर गई। मैंने तो सोचा था कि इसकी लाश को ठिकाने लगा दूंगा और इसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा, मगर सारा खेल खत्म हो गया। तुम्हारे जैसे गिरे हुए लोग नई जनरेशन को भटका रहे हैं। अब बचे हुए खेल जेल में जाकर खेलना